हेलो। सॉइल मैकेनिक्स का हमारा नया टॉपिक है कंसोलिडेशन। इससे पहले हमने देख लिया था इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल और इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल देख लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्रेशन कंप्रेशन क्या होता है। जब सॉइल, ये हमारा कोई सॉइल सैंपल है। अब सॉइल सैंपल में लोड आता है कहीं से भी, जब हम लोड आता है, ये सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल मतलब कि देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपका एक ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे आप एक कॉलम बना दिए। अब कॉलम बना दिए तो इसके ऊपर कॉलम पे बिल्डिंग्स है, कॉलम से बीम है और बीम के ऊपर ये इसके ऊपर स्लैब्स है, बीम के ऊपर स्लैब्स लगा हुआ है। तो यहाँ से जो लोड आने हैं, यहाँ से जो लोड आना है वो स्लैब से जो लोड आएगा वो बीम में जाएगा, और बीम से जो लोड आएगा वो कॉलम में जाएगा, और कॉलम में जो लोड आएगा वो सॉइल में ट्रांसफ़र होगा अल्टीमेटली। तो सॉइल में ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे जो लोड आएगा उस लोड की वजह से सॉइल थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और इस वॉल्यूम चेंज को हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। इस वॉल्यूम चेंज को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और जिस प्रॉपर्टी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम अब यहाँ तक आ गया डेल्टा भी। जिस प्रॉपर्टी की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है या जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसमें कंप्रेशन हो रहा है उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी, उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इस सॉइल में कुछ सॉइल के सैंपल में वॉल्यूम चेंज होगा और इसको बोला जाएगा कंप्रेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंप्रेशन किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। हमारे पास जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप के सॉइल देखने को मिलता है। एक होता है, एक टाइप का जो सॉइल होता है जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, एक सॉइल होता है जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, एक अनदर टाइप ऑफ सॉइल जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जितने डिफरेंट टाइप का जो सॉइल है, दो टाइप का हम सॉइल पार्टिकल सॉइल ले रहे हैं सॉइल। अब दो टाइप के हम सॉइल का सैंपल ले लिया। अब इन सॉइल के सैंपल्स में हम देखेंगे कि जो पहला सॉइल का सैंपल है उसका पार्टिकल एज कंपेयर टू सेकेंड सॉइल के पार्टिकल से बड़े हैं। अब हम ये जानते हैं सॉइल की जो प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, सॉइल की जो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा हमने, वहाँ पे अगर आप देखे होंगे वॉइड रेशियो, जिसको बोला जाता है ई, जिसको बोला जाता है ई वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हमारा जो सॉइल होता है इसको बोला जाता है ग्रेवल, जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, जिसके पार्टिकल्स 4.75 mm से बड़े होते हैं, 4.7 mm से पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, उनको बोला जाता है ग्रेवल। और जिनके पार्टिकल 4.75 mm से कम होता है उसको बोला जाता है सिल्ट। फोर पॉइंट सॉरी फोर ये सॉइल का रेंज होता है 4.75 से 75 माइक्रोन तक, 4.75 mm से। ये पहले पढ़ा होगा आपने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि दो टाइप के सॉइल्स हैं, एक है ग्रेवल और एक है सिल्ट। एक है ग्रेवल, एक है सिल्ट। सिल्ट का पार्टिकल काफ़ी कम है, सिल्ट का पार्टिकल साइज है वो काफ़ी कम है। जिनका पार्टिकल साइज कम होगा, जिनका पार्टिकल साइज कम होगा, जिनका पार्टिकल साइज कम होगा उनका वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, उनमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे। और जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंप्रेस होगा, जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा वर्ड्स होगा वो ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेवल कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू ग्रेवल सैंड, ये यहाँ पे क्ले हैज़ मोर कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉइल को बताया गया है, इनका एक रेंज होता है इनके सॉइल के पार्टिकल के डायामीटर से। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिनका पार्टिकल साइज छोटा होता है, जिनका पार्टिकल साइज छोटा होता है उनमें वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, और जिनमें वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा जो सबसे छोटा पार्टिकल वाला, सबसे छोटे पार्टिकल जिन जिन सॉइल्स में जिन सॉइल में जिन सॉइल्स में पार्टिकल्स की साइज सबसे छोटी होती है उसको बोला जाता है क्ले, और क्ले में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्रेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम ये तो देख लिए, ये हो गया। कंप्रेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड
escape of compression and escape of air from void compaction, escape of pore water where compression of solid gain water इज नेग्लेजिबल, कंसोलिडेशन। यहाँ पे देख लो दो टर्म्स दिया हुआ है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पे दो टर्म्स दिया हुआ है, कॉम्पैक्शन, यहाँ पे दो टर्म्स दिया है, एक है कॉम्पैक्शन और एक है कंसोलिडेशन, एक है कंसोलिडेशन, एक है कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन और एक है कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन क्या है कि जो हमारा सॉइल पार्टिकल है, जो हमारा सॉइल का पार्टिकल है, यहाँ पे अगर हम सॉइल के पार्टिकल देखें, यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल है, अगर थ्री फेस सिस्टम बनाए, यहाँ से हम यहाँ पे सिस्टम बनाए, सॉइल का फेस सिस्टम बनाए, तो ये हो गया हमारा सॉलिड का फेस हो गया, और एक हो गया वॉइड्स का फेस हो गया, और ये वॉइड्स में सारे एयर्स हैं, इन वॉइड्स में सारे एयर्स हैं। तो अगर हम ऊपर से लोड लगाते हैं, अगर हम सॉइल में ऊपर से लोड लगाते हैं, तो इस लोड की वजह से एयर का रिमूवल होता है, एयर रिमूव होगा, ऊपर से हम लोड लगाएंगे तो एयर रिमूव होगा, और एयर रिमूव होगा तो वहाँ से वॉइड्स कम होंगे, और वॉइड्स कम होंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का कम होना है, वॉल्यूम का जो कम होना है, सॉइल का जो वॉल्यूम कम हो रहा है, जिस वजह से कम हो रहा है, जिस रीजन से कम हो रहा है, वो है एयर का एक्सपल्सन। एयर का एक्सपल्सन मतलब कि एयर रिमूव होने से, सॉइल में से अगर हमारा एयर रिमूव हो रहा है, सॉइल में से एयर रिमूव हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। अब हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन हमारा जो सॉइल है, हमारा जो सॉइल है, कंसोलिडेशन ये हमारा सॉइल है, सॉइल में सॉलिड है और वाटर है, इस सॉइल में सॉलिड और वाटर है, इसमें सॉइल सैंपल है, इसमें दो फेस सिस्टम अगर हम देखें तो सॉइल इसका अगर हम सिस्टम सॉइल का सिस्टम देखें तो इसमें हो सकता है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर हो सकता है, और इसमें हो सकता है सॉलिड। अब हम सॉइल में जब लोड लगाएंगे, सॉइल में जब हम लोड लगाएंगे, तो लोड लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो दो वजह से कम होगा। सबसे पहले तो एयर का एक्सपल्सन होगा, एयर के एक्सपल्सन की वजह से जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्शन। फिर दूसरा रीज़न है वाटर, यहाँ पे वाटर है, तो जब भी हम सॉइल में अगर वाटर भरा हुआ है, वाटर फिल है, और उसमें हम कोई लोड लगाते हैं और उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम है, तो वहाँ से वाटर रिमूव होता है। वाटर की हम टेंडेंसी होती है, किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होती है कि हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई प्रेशर से लो की तरफ जाता है। तो वाटर है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पे सॉइल की वजह से प्रेशर्स आ रहे हैं, प्रेशर आ रहे हैं, तो ये लो प्रेशर्स की ओर जाएगा। तो लो प्रेशर की ओर जाएगा मतलब कि सॉइल में से वाटर का रिमूवल होगा, एक्सपल्सन होगा। तो सॉइल से वाटर के एक्सपल्सन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो दो टर्म्स यहाँ पे हो गया, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन और एक होता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन एयर रिमूवल की वजह से, एयर बाहर निकल रहा है उसकी वजह से अगर हमारा जो सॉइल है उसको वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्शन। और वाटर रिमूवल हो रहा है, वाटर रिमूवल हो रहा है, तो वाटर रिमूव की वजह से हमारा सॉइल में जो वॉल्यूम, जो सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में इट इज़ द कंप्रेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर अंडर द स्टैटिक लॉन्ग टर्म्स लोडिंग। यही चीज़ है, हम देख चुके हैं कि किसी भी सॉइल सैंपल में बहुत टाइम तक अगर लोड लगाया जा रहा है, स्टैटिक लोड लगाया जा रहा है, स्टैटिक लोड लगाया जा रहा है, तो उसमें से वाटर जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की टेंडेंसी होती है, या तो वाटर हो या तो एयर हो या फिर कोई भी होता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो वाटर का एक्सपल्सन होता है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन जब करते हैं तो कंसोलिडेशन में इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसका जो ये इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्टैटिक लोड लगा है, इसमें जो स्टैटिक लोड लगा है वो काफ़ी टाइम तक लगा हुआ है, काफ़ी टाइम तक लगा के रखने से सबसे पहले एयर रिमूव होगा, एयर रिमूव होगा उसके बाद वाटर रिमूव होगा, एयर रिमूव होगा उसके बाद वाटर रिमूव होगा, तो इसके रिमूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो डिपेंड करता है सॉइल की परमेबिलिटी पे। परमेबिलिटी मतलब कि वो सॉइल जो है अपने में से कितने फास्ट रेट से वाटर को अपने पार्टिकल से, वो पार्टिकल साइज़ का जो पार्टिकल्स, उसके जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो वॉइड्स होता है
उन वॉइड्स के साइज़ पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी, और उस परमेबिलिटी के बेस पे हमारा कंसोलिडेशन होता है कि किस टाइप का सॉइल है और किस टाइप की सॉइल में किस टाइप का परमेबिलिटी होगा। फिर पोर वाटर प्रेशर हम देख लिए हैं, और एक होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ये हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सॉइल है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सॉइल है उसमें कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल है, इस सॉइल के सैंपल में कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें से वाटर रिमूव होगा, इसमें से वाटर रिमूव होगा। अब वाटर रिमूव होगा तो वाटर रिमूव कब होगा, और उसका जो जो सॉइल में स्ट्रेसेस आने वाले हैं उनके स्ट्रेसेस पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इसमें लोडिंग लगाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा। जब हम लोडिंग लगाएंगे इस सॉइल में जब हम लोडिंग लगाएंगे तो लोडिंग लगाने के बाद इस सॉइल पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखते हैं। एट द बिगिनिंग में क्या बोल रहे हैं, एट द बिगिनिंग की जो पोर वाटर प्रेशर है, म्यू डैश है, ये जो म्यू डैश है, यहाँ पे जो म्यू डैश है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें, इसमें वाटर फिल है, इसमें वाटर फिल है जो कि वाटर का एक्सपल्सन होगा। स्टार्टिंग में हम क्यू लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे क्यू लोड लगा रहे हैं। तो जो क्यू लोड लगा रहे हैं तो एट द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में जब भी क्यू लोड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो वाटर है, यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, सारा वाटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। जो सारा वाटर है, अगर टू फेज सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सारा वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इधर का वाटर भी, इधर का वाटर भी, सारे जगह का जो वाटर है वो यहाँ पे आ जाएगा जब हम इंस्टेंट लोड लगाएंगे। तो जो लोड कैरी करेगा वो हमारा वाटर कैरी करेगा स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेस। अब क्या होगा, धीरे 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 करके वाटर के यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर काफ़ी प्रेशर ले चुका है। अब इसको जगह दिखेगा, अब जहाँ भी इसको जगह दिखेगा स्टार्टिंग में जो भी लोड है वो वाटर लेगा, और वाटर लोड लेगा तो वहाँ पे कुछ प्रेशर उसको लगेगा कि हाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो अपने लिए रास्ता देखेगा, कहाँ जाने के लिए, बाहर जाने के लिए रास्ता देखेगा। जहाँ उसको प्रेशर कम लगेगा उधर वो एक्सपल्सन होके रेस्ट में आ जाएगा। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है, इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग जो पोर वाटर प्रेशर है, स्टार्टिंग का जो लोड है उसको पोर वाटर प्रेशर लेगा, और वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों जीरो होगा, कि क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो लोड आ रहा है उसको पूरा का पूरा वाटर वाटर ही कैरी कर रहा है। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो हमारा सॉइल का सॉलिड कैरी करता है, जिस स्ट्रेस को सॉइल का सॉलिड कैरी करता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एट द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग जो लोड आ रहा है उसको वाटर कैरी कर रहा है, तो वाटर कैरी कर रहे थे इसको हम पोर वाटर प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे कंसोलिडेशन के समय में क्या होगा, कंसोलिडेशन के समय में पोर वाटर प्रेशर कम होगा, पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, और कौन सा वाटर प्रेशर आएगा, वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। पोर वाटर प्रेशर कम होगा क्योंकि इधर से वाटर का एक्सपल्सन हो रहा है धीरे धीरे। तो वहाँ पे जो टोटल लोड है, यहाँ पे जो टोटल लोड आएगा वो और सिर्फ वहाँ पे जो टोटल लोड कैरी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से होगा, और सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे टोटल क्यू है, वहाँ पे जो क्यू है टोटल वो कांस्टेंट है, वहाँ पे जो क्यू है जो लोड है वो कांस्टेंट है। स्टार्टिंग में वाटर कैरी किया और धीरे धीरे वाटर क्या है वहाँ से वाटर का एक्सपल्सन हो रहा है, तो सॉइल के सॉलिड कैरी करेंगे, तो सॉइल के सॉलिड कैरी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कंसोलिडेशन के एंड में मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल में से जितने भी वाटर हैं वो रिमूव हो गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल के पार्टिकल बचे, तो वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जीरो हो गया, और जो वहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस था वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज, पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और म्यू की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कंसोलिडेशन में हम कह सकते हैं कि पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे कम होता है समय के साथ, और इफेक्टिव स्ट्रेस समय के साथ बढ़ता है। अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ
इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्रेशन, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है? कंप्रेशन इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, अगर हम लोड और स्ट्रेस का अगर हम ग्राफ बनाएं, लोड और वहाँ पे जो वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, लोड और वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएं, लोड और वॉल्यूम चेंजेस का ग्राफ बनाएं, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में अगर हम लोड देखें, सॉरी इसको हम ऊपर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे आ रहा है हमारा वॉइड रेशियो जिसको बोला जाता है ई, और इधर है स्ट्रेस, तो जीरो स्ट्रेस में हमारा मान के चलते हैं, जीरो स्ट्रेस में हमारा वॉइड रेशियो, या फिर जहाँ वहाँ पे वॉइड्स जो है वो कुछ ई नोट है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या है, यहाँ पे सिग्मा जीरो है, यहाँ पे सिग्मा कुछ स्ट्रेस बढ़ा दिए, यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग सिग्मा वन स्ट्रेस बढ़ा दिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉइड्स है वो थोड़ा सा कम हो गया, वॉइड्स की वैल्यू है यहाँ पे कुछ वॉइड्स था, अब वॉइड्स की वैल्यू यहाँ पे E1 पे आ गया, वॉइड्स की वैल्यू यहाँ पे E1 पे आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग प्रेशर को और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेसेस को और बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे अगर हम सॉइल में, स्ट्रेस को जैसा जैसा बढ़ाएंगे उसमें जो वॉइड्स हैं वो कम होगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉइड्स की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे प्रेशर आ गया तो यहाँ पे वॉइड्स का वॉइड्स हो गया। तो अगर इसका ग्राफ बना कुछ इस तरह से, तो ऐसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वॉइड्स और स्ट्रेस का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉइड्स और स्ट्रेस का रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसका वॉइस और स्ट्रेस का जो वॉइड रेशियो और स्ट्रेस का जो रेंज है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए हम इस स्केल को लॉग के फॉर्म में लेते हैं, ताकि जो इसका वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसके मतलब जो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेसेस को लॉग के फॉर्म में लेते हैं। अब हम इसका अगर स्लोप को देखें, इसका स्लोप कुछ इस तरह से होगा, इसका स्लोप मतलब कि टेन थीटा को देखें, जिसको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस, तो ये वाला वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में था ई नोट माइनस बाद में बन गया ई, फिर यहाँ पे देखेंगे ई नोट, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा, यहाँ पे मान लो कि ई सिग्मा वन है, सिग्मा नोट माइनस सिग्मा, लॉग ऑफ सिग्मा। फिर अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर आप देखो कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन हो गया यहाँ पे। फिर अगला देखते हैं, इसका जो अगला प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम एम से शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये कुछ रिलेशंस हैं, ये आप याद रख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है उतना याद करना, हमारे एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग है उसके गेट या ईएसी में यहाँ से सवाल आते हैं, आपको थ्योरी पोर्शन ज़्यादा याद रखना है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेशन इंडेक्स और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इनके लिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम ग्राफ के थ्रू इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, इस ग्राफ के थ्रू न्यूमेरिकल को समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब इसमें देखते हैं गिवन क्या है, एक ओडोमीटर टेस्ट किया हमने, ओडोमीटर टेस्ट कंसोलिडेशन के लिए एक टेस्ट होता है, और कंसोलिडेशन के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर टेस्ट होता है, ओडोमीटर टेस्ट। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, स्ट्रेसेस की वैल्यू दी हुई है। अगर हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस 1 है, 400 है, इफेक्टिव स्ट्रेस 1 है जिसकी वैल्यू 400 है, तो वहाँ पे वाइड रेशियो की वैल्यू कुछ 1.0125 है, 1.0125 है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ा के 800 कर दिया गया, तो वहीं पे ये जो हमारा वॉइड रेशियो है, 1.01 से घट के 0.87 तक आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वॉइड रेशियो था वो स्टार्टिंग में कितना था, कि हम वहाँ पे कोई भी स्ट्रेसेस नहीं लगा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा वॉइड रेशियो था ई नोट जो था 1.19 है, मतलब कि लूजेस्ट स्टेट में, किसी भी सॉइल का लूजेस्ट स्टेट में उसका
सॉइल का जो वाइड रेशियो है उसको बोला जाता है ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमें निकालना है कंप्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे फिर जो कंप्रेशन इंडेक्स है सीसी जिसको बोला जाता है, वो हो जाता है इसका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है उसको लॉग के फॉर्म में लेना है। हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से कुछ इक्वेशन आएगा। सीसी के लिए निकाल लेंगे। सीसी की वैल्यू होती है डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो सिग्मा मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू दी है डेल्टा। यहाँ पे किस स्ट्रेस पे कौन सा वाइड रेशियो है वो निकालना है। अल्टीमेटली हमें जो ग्राफ मिला है इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप का वैल्यू आप जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। फिर ए वी के लिए आप लोग याद रखेंगे, ए वी की वैल्यू होती है वॉइड रेशियो अपॉन स्ट्रेस, वॉइड रेशियो में चेंजेस अपॉन स्ट्रेस में चेंजेस। और एम वी आप लोग को पता है, ऊपर देखे हैं। एम वी का फॉर्मूला है ए वी अपॉन 1+E0। सारा वैल्यू गिवन है, उसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें कंप्रेशन इंडे ये जो सेटलमेंट, जब हम सॉइल का सेटलमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ हैं वो यूज़ होते हैं। ये सारे वैल्यूज़ हैं सॉइल के सेटलमेंट के लिए यूज़ होते हैं। वहाँ पे हम इनके बारे में विस्तार में उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई क्वेरी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं डाउट वाला क्लास में। थैंक यू।